करेंगे, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई, किसी भी मटेरियल सब्सटेंस की क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये सब बात नहीं करेंगे, बस बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चार्जेस कितने टाइप के होते हैं आपके, दो टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो सब जानते ही हैं, फिर भी मोटा मोटा आप देख लेंगे, अभी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव। कितना होता है चार्ज, 19। प्रोटॉन पे कितना होता है, वेरी गुड। अल्फा पार्टिकल भी कितना होगा, प्रोटॉन का जस्ट डबल होता है, बस दैट्स इट, इतना समझो। प्रोटॉन का जस्ट क्या होता है, वो डबल होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज बताया आपने, 1.6 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन का डबल करेंगे भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3.2 इंटू 10 की पावर -90, पावर वही रहेगा, बस सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज होंगे, ठीक है, मतलब डबल हो जाएगा वो, ठीक। देखिए चार्जेस का थोड़ा सा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट देखिए, अगर चार्ज आपका रेस्ट में है, चार्ज आपका अगर ओनली रेस्ट में है, कुछ चीजें आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। चार्ज अगर आपके रेस्ट में है तो केवल और केवल क्या करेंगे भैया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, केवल और केवल क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूरे ऑप्टिक्स तक काम आएंगे, जब ये पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, सब जगह काम आएगा। चार्ज अगर आपका रेस्ट में है तो ओनली प्रोड्यूसेस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब यही चार्ज आपका मोशन में आ जाए तो, हालांकि यहाँ ये लिख दिए हैं, मोशन में आने का मतलब सिर्फ बता दिए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन इसको दो तरीके समझे हम। अगर चार्ज आपका मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आप जानते हैं, साथ ही साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए टेक्निकल वर्ड्स हैं ना, इनसे फेमिलियर होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या, अरे कई बार आप लोगों को लगता हो कि क्या बताएं, हो सकता है गलत हो जाए, तो मेरा यकीन करिए आप जो भी बताएंगे उस पर मैं कभी कुछ कमेंट नहीं करूंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों की कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस टॉपिक को लेकर, ताकि उतने डायमेंशन में मैं बात कर सकूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेसिकली क्या होता है बताइए, सब ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, बोलिए, जहां पे क्या हो, अच्छा, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, 3D स्पेस है ये, मतलब स्फेरिकल स्पेस है पूरा ये, किसी भी चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक वो क्या कर सके, अदर चार्जेस को इंपैक्ट कर सके, मतलब इन्फ्लुएंस कर सके, या तो अट्रैक्ट कर सके या क्या कर सके भैया, रिपेल कर सके, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को इंपैक्ट कर सके, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये चार्ज है, अब इसके पेरिफेरी में, इसकी बाउंड्री पे मान लीजिए जो भी चार्जेस रखे हैं, इसके अंदर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या करेगा, लेकिन इसकी एक रेंज होगी ना कि कहां तक ये किसी अदर चार्जेस को अट्रैक्ट कर सकता है या क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। एक बार में एक ही इंसान क्लास में बोलेगा, बहुत लोकतांत्रिक आदमी हूं मैं, ये जान लेना, मारपीट गाली गलौच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैं ये जरूर चाहूंगा कि एक बार में एक ही आदमी क्लास में बोले, इससे क्या होगा ना, क्लास की सारी बातें सबको समझ में आएंगी, है कि नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। आप जब बोलेंगे मैं सुनूंगा, लेकिन जब मैं बोलूँ तो आप सुनिए, फिर हम लोग लॉजिकल डिस्कशन करेंगे, जहां जो पॉसिबल होगा उसको देखेंगे, ठीक है भाई। देखिए तो चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, अब इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी होगा, नो डाउट, लेकिन हर किसी का अपना रेंज होगा ना कि कहां तक वो अदर चार्जेस को इंपैक्ट कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि इन्फिनिटी तक करेगा भाई, हर किसी का अपना एक रेंज होगा ना कि मैक्सिमम कितनी लिमिट तक किसी को इंपैक्ट कर सकता है, वो क्या डिस्टेंस होगा, क्या सेपरेशन होगा। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, इंफ्लुएंस कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो जैसे मान लीजिए चार्ज प्लस क्यू हमने रखा, इसके मान लीजिए इसकी इस लिमिट तक, ये जो हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये एक्चुअली स्फीयर है, 3D स्पेस है पूरा ही, लेकिन 2D में ही ड्रॉ करके दिखा पाएंगे यहाँ। तो वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर पा रहा है भाई, इंपैक्ट कर पा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा भाई, लेकिन इससे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जहां ये अदर चार्जेस को अट्रैक्ट या क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्लियर है, वो इस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, नहीं आइडिया है तो इसको लिखिएगा, क्योंकि ये बार बार आएगा। अभी जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे ना,
एक स्टेप आगे मूव करेंगे तो इसके बाद ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आइडिया होना बहुत जरूरी है, फटाफट लिख लीजिए बस ऐसे नॉलेज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका सिंबल्स और इसको कैसे लिखेंगे ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? एक आएगा वर्ड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों वर्ड को समझते हैं पहले, फिर आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। हाँ हाँ, वो थोड़ा समझने के लिए है, मतलब जो चीजें आप समझते हैं उसको विजुलाइज करें, थोड़ा ड्रॉ कर लें ऐसे, बस आप अपने तरीके से करिएगा, मुझे जो लगता है मैं कर देता हूँ, ठीक है। आप जो समझते हैं अपने हिसाब से ड्रॉ कर लीजिएगा। लिखते हैं इसमें, लिखिए, लिखो ए थ्री डायमेंशनल स्पेस और फील्ड, जो भी लिखना चाहो आप। ए थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए चार्ज a three-dimensional space around a charge up to where it can impact other charges, up to where it can impact other charges is called electric field of that charge. It can impact other charges is called electric field of that charge. किसी पर्टिकुलर चार्ज की बात कर रहे हैं। अब जो इसके बाउंड्री पे जो चार्जेस हैं इनके भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, समझ रहे हैं ना। तो मैं किसी पर्टिकुलर चार्ज के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। मैं इसकी बात किया तो इसके रिस्पेक्ट में देखा, इनकी बात करूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में इनको देखूंगा, है ना। जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करेंगे उनके रिस्पेक्ट में देखना होगा अपने को। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेचुरली ऐसे नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई चार्ज होगा, उसके प्रेजेंस में ही आपको क्या करेगा, उसके सराउंडिंग में उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको। डन भाई, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को इंपैक्ट कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंपैक्ट कर सकता है का मतलब ये अदर चार्जेस को अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, डिपेंड करेगा कि चार्जेस के नेचर क्या है, ठीक है। जो चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहे हैं, अगर दूसरे चार्ज को हम देख रहे हैं उसका सेम नेचर है तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेगेटिव है अगर मतलब अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है, आप सब समझ रहे हैं। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो एक वर्ड आप सुनेंगे 12 बार पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या आप इसको जानते हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के बराबर, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम मिनिमम। मैक्सिमम जो दिया रहेगा क्वेश्चन वो लेंगे, लेकिन मिनिमम ये है, इससे कम नहीं। शायद इसीलिए इन चार्जेस को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव चार्ज, फिर स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का कहा जाता है, ठीक है। ये देखना, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है, प्लस के 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्वेश्चन में दिया है तो जो दिया है वही नोट करेंगे, अदरवाइज हमेशा यही लिखना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जब हम बात करेंगे तो ये एक्सप्रेशन होता है, अगर स्केलर फॉर्म में इसको हम लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू होता है आपका F अपॉन क्या होता है भाई, क्यू नॉट। F अपॉन क्या होता है, क्यू नॉट। अभी बात करेंगे कूलम्स लॉ वगैरह की बात करेंगे। अब ये अदर चार्जेस को इंपैक्ट कर रहा है, या तो रिपेल कर रहा होगा या तो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। बेसिकली क्या कर रहा है, फोर्स ही तो अप्लाई कर रहा है दूसरे चार्जेस पे, है ना भाई। इंपैक्ट कैसे करेगा, फोर्स अप्लाई करके ही तो करेगा। तो जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है दूसरे पे, उसको हम कैसे देखेंगे, किसी यूनिट चार्ज पे अगर हम इसको देखें कि ये कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फील्ड का हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस बात को बहुत ध्यान समझना, ये इस चार्ज का क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये इस चार्ज का क्या है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस सर्कल में हमने इसको रख दिया, किसको, क्यू नॉट को। ये क्यू नॉट जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा
वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कितना स्ट्रांग है या कितना क्या है, ये वीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, लिखिए इसे, लिखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइटर्स कहीं कहीं ना दोनों को इक्विवेलेंटली यूज करते हैं, लेकिन सही वर्ड इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखिए इसमें, लिखिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स experienced by in an electric field the force experienced by a unit positive test charge in an electric field the force experienced by a unit positive test charge is referred as electric field intensity, is referred as electric field intensity। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, अभी स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन क्यू नॉट। अब इसकी यूनिट क्या होगी जरा बताएं, यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन पर कूलम। ये सब लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन पर कूलम। फिर ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी, तो बताइए स्केलर है या वेक्टर। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ये चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर, स्केलर है या वेक्टर, स्केलर है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर, है ना भाई। सो वेक्टर एफ अपॉन क्या लिखेंगे, सिंपली क्यू नॉट लिखेंगे। इसका मतलब यहां भी जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में एक्सप्रेशन में, तो डायरेक्शन की बात करेंगे हम, ठीक है। जब इसको कंप्लीटनेस में देखना होगा तो इसके भी डायरेक्शन की बात करेंगे। नो डाउट फोर्स की रिस्पेक्ट में तो करते ही करते हैं हम, है ना भाई, ये आइडिया होना चाहिए। यही सेम कॉन्सेप्ट किसके केस में चलेगा भाई, मैग्नेट के केस में। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां तक वो अदर मैग्नेट्स को या आयरन को इंपैक्ट कर सकता है, वो उस मैग्नेट का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें हैं, बस थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए थी इसकी। तो जब हम बात करते हैं जब चार्ज आपका मोशन में आएगा, मतलब जब चार्ज मूव कर रहा है, अब रेस्ट में नहीं है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ साथ क्या मिलेगा उससे, मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा सराउंडिंग में। लेकिन जब चार्जेस एक्सेलरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगे। इसका मतलब जब हम फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, एक्सेलरेटेड होंगे। जब चार्ज केवल सिंपली मोशन में होंगे तो हमें क्या मिलेगा उन चार्जेस से भाई, उनके सराउंडिंग में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बेसिक बात है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है भैया। चार्ज मोशन में आ गया तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, साथ ही साथ में मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, बहुत बेसिक बातें हैं, बस थोड़ा जानना जरूरी है इसको। अब चार्ज को थोड़ा समझ लेते भाई। एटम है, एटम की अपने क्या भाई, उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस में क्या है उसके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में अपने, देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको पता है, बाकी न्यूमेरिकल दिया जाता है जब, तो क्वेश्चन शीट जो मिलेगा आपको उसमें रहेगा, ये डेटा लिखा रहेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अभी मैं बता रहा ना, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। अगर हम ऐसे देखें तो एटम पार्टिकल के सिंबल्स क्या होता है, ई नॉट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस नॉलेज के लिए है, ऐसे रिकॉल करने के लिए है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे वही चार्ज होता है सेम, बस वही पॉजिटिव होगा। मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, देखो अभी बताया ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्यों इसको 1.6 लिख रहे हैं, क्योंकि यही स्मॉलेस्ट पॉसिबल है। लेकिन सिलेबस में ये लिखा है। मैं आपको बता दूं कि अब जो नई डिस्कवरी हुई है, अब क्वार्क्स आ गए हैं पार्टिकल। कौन से पार्टिकल्स हैं जानते रहिए, कहीं आ गया तो थोड़ा फेमिलियर रहिएगा। ऐसे हैं, इनमें जो चार्ज होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/4 होता है। मतलब अब ये नई जो डिस्कवरी है, सिलेबस में भी मेंशन नहीं है, जो न्यू इन्वेंशन है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल्स हैं एटम में, उनका नाम क्या है भैया, क्वार्क्स। उनमें चार्जेस कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 1/3, इलेक्ट्रॉन का 1/4, इलेक्ट्रॉन का 1/2। लेकिन चूंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं। इनकेस अगर आपको कहीं मिलता है तो थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। नया पार्टिकल क्या है, देखो, न्यू इन्वेंटेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एन एटम, न्यू इन्वेंटेड, जो न्यू डिस्कवरी है, जहां वो मैं बताता चलूंगा आपको, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है।
तो न्यू इन्वेंटेड स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल है बेसिकली ये, स्मॉलेस्ट पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन एटम, क्या है भाई, क्वार्क्स है। क्या है, क्वार्क्स। इस पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 और कितना होता है 1/4। बहुत रेयरली 1/2 भी देखने को मिलता है, जो मेजरली आपको मिले हैं वो मैं बता रहा हूँ डिस्कवरी में, ठीक है भाई, ये लिख लेंगे। डन। एडिशनल चीजें भी थोड़ा सा जानते रहिएगा, ठीक है भैया। तो ये है, ये हमने लिख लिया। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें हमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो चार्जेस की बात करेंगे, चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की ही बात करेंगे, तो केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अपना काम हो जाएगा। जब हम अल्फा पार्टिकल की बात करेंगे, इसका थोड़ा आइडिया रखिएगा, अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्लास रहेगी ये, क्योंकि चीजें पता होनी चाहिए तभी मजा आएगा। अल्फा पार्टिकल्स की जब आप बात करते हैं, इसको कहते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, आपने इसको लिखा होगा 2He4, 2He4। तो इसके जो चार्जेस होते हैं भैया कितना होते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर। एक प्रोटॉन का चार्ज आपको पता ही है, प्लस के 1.6 × 10⁻⁻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 3.2 और मास क्या होता है भाई, ये प्रोटॉन का 4 टाइम्स हो जाएगा, प्रोटॉन का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। बस चार्ज की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा अपना जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं बेसिकली इसमें चार्ज की ही बात होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, तो चार्जेस की हमें बात करनी है, तो हम केवल चार्ज लिख रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अल्फा पार्टिकल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का क्या ये न्यूक्लियस है, 2He4 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन का जस्ट डबल होता है, एक प्रोटॉन पे जितना होता है डबल कर देंगे, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। इज दैट क्लियर, ठीक है भाई, चले आगे। बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा जान के रखिएगा। ए चार्ज कैन नॉट बी मासलेस, चार्ज कभी मासलेस नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की हम बात की, उसका भी कुछ न कुछ मास है, प्रोटॉन की बात की, उसका भी कुछ न कुछ मास है, लेकिन ये मासलेस नहीं हो सकता, कुछ न कुछ इसका मास डेफिनेटली होगा, चाहे वो अच्छा मास के लेवल पे भी जाएंगे ना, तो कहते हैं इससे कम पॉसिबल मास आप मेजर नहीं कर सकते, मतलब इससे छोटा मास आप मेजर नहीं कर सकते। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम मिनिमम इतना ही मास मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इससे छोटा आपके पास कोई पार्टिकल ही नहीं है। जैसे किसी चीज को मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप कोई चीज तौलते हैं तो क्या रखते हैं, उसके साथ बाट रखते हैं ना, 1 kg 2 kg 5 kg का, तब कोई वेट वगैरह वे करते हैं आप। जब इससे छोटा कुछ पार्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या रख के मेजर करेंगे हम, हाँ क्वार्क्स, ये लिखेंगे। अब कह रहे हैं सिलेबस से हट कर बात करेंगे तो वहां जाएंगे, हम सिलेबस की उसमें रह के बात कर रहे हैं। अब जैसे ही ऐड हो जाता तो मैं बता देता हूँ, मैं 2-3 साल से लगातार देख रहा हूँ कि आ जाए, इसलिए मैं हर साल सिलेबस रिवाइज करता हूँ, देखिए कहाँ आ रहा है, क्या ऐड नहीं कर रहे हैं तो बस इतने पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस में दे देता हूँ। कई बार हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि एकेडमिक लेवल पे ऐड ही नहीं किए, कॉम्पिटिशन में आने लगा, मेजरली ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है। कुछ चीजें ऐसे हैं जो एकेडमिक लेवल से क्या है, सिलेबस में हट गया है, कॉम्पिटिशन में आ रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा एडिशनल उसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जहां जो चीजें रहेंगी मैं साइड में लिखवाता रहूंगा, बताऊंगा कि ये बियॉन्ड सिलेबस है अपना। तो अभी हम बात करेंगे ये है, इससे कम नहीं, क्योंकि किसी चीज को वे करने के लिए हमें कोई भाई पार्टिकल उसके साथ रिलेटिवली कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा कंपैरिजन में, तब तो मेजर करेंगे। इससे कुछ छोटा पॉसिबल है नहीं, तो इससे कम हम मास मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल है। तो चार्ज कैन नॉट बी व्हाट मासलेस, इसमें कुछ न कुछ मास होगा और मिनिमम उतना हो सकता है, इससे कम नहीं। वे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वेयर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। ए न्यूट्रल एटम कैन हैव व्हाट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन, अगर कोई सब्सटेंस या एलिमेंट आपका न्यूट्रल है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे भाई, सेम होंगे, इक्वल होंगे, तभी तो न्यूट्रल है। दूसरा क्या है भाई, इफ वी रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, जब भी किसी सब्सटेंस या एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है, मान लीजिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जब सोडियम न्यूट्रल था तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, जैसे उससे 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर लेगा भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा वो, लेकिन 1 प्रोटॉन क्या हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा डोमिनेट करेगा ओवरऑल, इसलिए सोडियम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यही अगर क्लोरीन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो जब न्यूट्रल है तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी क्या है 17 ही है, तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेगा भैया, तो ओवरऑल क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, बहुत बेसिक बात है, सब जानते हैं। तो जब वो रिसीव करेगा तो इफ वी ऐड इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, ये बहुत बेसिक बात है। चार्ज कैन बी व्हाट
मैनिपुलेटेड बाय प्रोसेस लाइक रबिंग, रब करके एक दूसरे पे रगड़ के घिस के, और क्या भाई कंडक्शन, इंडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, थर्मोडायनेमिक इमिशन। ये सारे वर्ड्स आपके लिए हो सकता है थोड़े नए हो, बाकी सब तो जानते होंगे। जैसे आप क्या क्या जानते होंगे, रबिंग तो समझ ही रहे हैं, रगड़ के घिस के फ्रिक्शन के थ्रू। कंडक्शन आप समझ रहे हैं, कंडक्शन इंडक्शन समझते हैं, कंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है, आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल। तो कंडक्शन में क्या होगा कि जब दो हम सब्सटेंस या मटेरियल, दो चार्ज पार्टिकल्स को या जो दो चार्ज बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब उनकी बॉडीज को टच करेंगे। सपोज करो इसमें 10 कूलम का चार्ज था, इसमें 5 कूलम का चार्ज था, तो दोनों में ओवरऑल जो भी चार्जेस भाई बन रहे हैं हमारे, उनको एक दूसरे, जैसे इसमें मान लीजिए 6 हैं, इसमें मान लीजिए 4 हैं, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए फिजिक्स का अपना एक नेचुरल लॉ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसको हर जगह लगाएंगे, जहां भी पॉसिबल होगा लगाएंगे। नेचर का अपना एक बेसिक लॉ है, उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। नेचर का बेसिक लॉ क्या है कि क्वांटिटीज ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर लेवल टू, हमेशा जो भी क्वांटिटी नेचर में फ्लो होंगी हाई लेवल से कहां होंगी, लो लेवल। जैसे वाटर का फ्लो हमेशा हाई से, विंड्स फ्लो होते हैं भैया हाई प्रेशर बेल्ट से कहां होंगे भाई, फिर लो प्रेशर बेल्ट पे। करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हाई पोटेंशियल लेवल से पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगी क्या भाई, मिलेगी क्या नहीं। जैसे मोबाइल आप चार्जर में लगा देते हैं, आपकी मोबाइल की बैटरी भी 5 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की है, जितने की भी हो, आपका चार्जर भी क्या है भाई 5 वोल्ट का है। आपने चार्जर कनेक्ट किया भाई, स्विच में लगाया, आपकी मोबाइल चार्ज हो रही है, अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो। लेकिन जैसी बैटरी आपकी फुल चार्ज होती है, करंट की सप्लाई रुक जाता है कि नहीं ऑटोमेटिकली। आजकल तो ऑटो कट वाले चार्जर्स आ रहे हैं आपके जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या हो जाएगी, वहां से रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल का लेवल क्या हो गया भाई, सेम हो गया। जब पोटेंशियल का लेवल सेम हो गया तो चार्जेस फ्लो होंगे नहीं। इसलिए बैटरी या सेल का जो आप सिंबल देखते हैं ना, इसीलिए ऐसे बनाया जाता है, सेल या बैटरी का सिंबल। सेल और बैटरी में डिफरेंस आप समझते हैं, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? हाँ, दो या दो से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन जो होगा वो बैटरी को रिप्रेजेंट करेगा, एक सिंगल होगा तो क्या है भैया, सेल है। ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए बनाया गया, इस सिंबल का मतलब ये है कि दोनों के पोटेंशियल लेवल में क्या है, डिफरेंस है। ये हाई पोटेंशियल लेवल है, ये क्या है, इसलिए करंट हमेशा पॉजिटिव से निकालते हैं, नेगेटिव पे एंटर कराते हैं। आप नोटिस करिएगा कभी, जब पोटेंशियल का लेवल सेम हो जाएगा तो चार्ज की सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना भाई, ध्यान रखना। तो जब चार्जेस को या दो सब्सटेंस या मटेरियल को एक दूसरे को कांटेक्ट मिला रहे हैं, एक पे 6 कूलम चार्ज है, एक पे क्या है 4 कूलम चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2 कूलम चार्ज एक्स्ट्रा है। जब इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो इससे चार्ज क्या होगा, 1 कूलम इसमें क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। चार्जेस का ट्रांसफरेंस जो होता है, जो फ्लो होता है तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों पे चार्जेस क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, इक्वल हो जाए। नेचर में देखिए, दो खड्डे में आप पानी रखिए, मतलब एक खड्डे में पानी रखिए, एक में नहीं रखिए, बीच में होल कर दीजिए, पानी तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों में वाटर का लेवल क्या नहीं जाता, सेम हो जाता है। हर जगह ये चलेगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। हम दो सब्सटेंस मटेरियल को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं, कंडक्टिंग बॉडी है, दोनों भी अलग अलग चार्जेस हैं। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही क्लियर बात है कि हाई से क्या होगा, लो की तरफ चार्ज फ्लो होगा, जिसमें 6 है 4 की तरफ ट्रांसफर होगा, 1 कूलम चार्ज आएगा, दोनों पे 5 हो जाएगा, लेवल इक्वल हो गया, है ना भाई, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो कहें सर पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल चार्जेस का हम सम लेंगे। सपोज करो यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, 4 कूलम चार्ज होता है, यहाँ प्लस 6 कूलम चार्ज होता है, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है, ये क्या है, कम है। तो ओवरऑल चार्जेस का हम सम करेंगे, टोटल कितना आएगा, +2 कूलम चार्ज आएगा। तो वो 2 कूलम चार्ज क्या होगा, दोनों में 1 1 कूलम क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस पे भी 1 कूलम चार्ज रह जाएगा और इस पे भी 1 कूलम चार्ज आएगा, हो जाएंगे इक्वल, इस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन का मतलब कांटेक्ट में रखेंगे तब चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे, तब इस तरह से चार्जेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी में ज्यादा किसी में क्या, इस तरह से कम। फिर इसके बाद क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है बताओ, इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट होगा। चार्जेस को लाएंगे एक दूसरे के पास, इतना क्लोज लाएंगे कि कांटेक्ट में नहीं है ये, चाहे माइक्रोमीटर का ही सेपरेशन है, डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस है, गैप है दोनों के बीच में, एक दूसरे के इतना क्लोज लाएं कि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाए, लेकिन फिर भी चार्जेस क्या हो गए, एक दूसरे में ट्रांसफर हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है, आपका मेटेलिक प्लेट है, उसको सन या किसी भी तरह के लाइट के कांटेक्ट में हम रखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं, ये पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन साहब का इसमें बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, इक्वेशन है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं इससे। फिर थर्मोनिक मतलब वही हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, चार्जेस वहां से मैनिपुलेट होंगे, ये सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक बातें हैं, ये सब आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है,
चार्ज का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हम लोगों ने पढ़ा है। देखो अब इसमें क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग लिखेंगे, इसे पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट हेडिंग करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो भी लिखना चाहो आप लिख लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेडिंग करो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हाँ आप लिखे हैं तो अच्छी बात है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है भाई, इसमें ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस है, ये गैसियस सिस्टम है आपका, ये कोई सॉलिड मटेरियल कोई भी हो, जब एक से दूसरे में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इंटीग्रल मल्टीपल होने का मतलब क्या है, किसी न किसी कंप्लीट नंबर के मल्टीपल में होगा। ऐसा होगा कि इससे हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, इसमें आया, 2 गया, 10 गया, 15 गया, 100 गया, 1000 गया, मिलियन गया, बिलियंस गए। कभी ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन चले गए, 3/4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5/7 इलेक्ट्रॉन चले गए, कभी ऐसा नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शनल नंबर में नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे कंप्लीट एक होल नंबर में जाएंगे, कंप्लीट इंटीजर के मल्टीपल में होंगे। इंटीजर और इंटीग्रल वर्ड बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक सा है। मैंने कहा फिजिक्स और मैथ्स को मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज होंगे आप बार बार, कहां पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव हो रहा है, सब गेम वहां फिर खराब हो जाता है, समझना यही पड़ेगा, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। तो मेरे कहने का मतलब जब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चार्ज हमेशा ट्रांसफर होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। और चार्ज के जब भी हम ट्रांसफरेंस की बात करेंगे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही एटम्स के क्या है, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। तो जब चार्ज के कंडक्शन की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन ही क्या होंगे, वहां से फ्री होंगे। वो भी इलेक्ट्रॉन कौन से, आउटर मोस्ट सेल वाले, जो जिनको आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि इनको जैसे ही मिनिमम एनर्जी, मिनिमम हीट मिलेगी, अपने ऑर्बिट को छोड़कर क्या करेंगे, जंप कर जाएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन, इंडक्शन, ट्रांसफरेंस की बात करेंगे तो बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे होंगे जब भी चार्जेस की बात करेंगे। बेसिकली ध्यान रखना, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की अगर कहीं बात हुई तो समझना आर्टिफिशियल किसी न किसी टूल्स या मशीन के थ्रू हम करा रहे हैं। बाकी नेचुरली इंडक्शन, कंडक्शन की जब भी बात करेंगे तो क्या फ्लो हो रहा होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली जब भी चार्ज चार्ज हम लोग बोलेंगे ना, जब तक कोई आर्टिफिशियली इस तरह का कोई मैकेनिज्म हमने सेट नहीं किया है, तो हमेशा समझिएगा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एकदम अंडरस्टूड रखिएगा इसको, ओके डन, ठीक है भाई। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होगा तो कह रहे हैं हमेशा ये इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे भाई, ये इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो इसमें कह रहे हैं फॉर एग्जांपल सुन इस फिगर, द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास टू सिल्क इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होगा तो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। इलेक्ट्रॉन का जो एक चार्ज होता है उस पर, उसको लिखना है, अपने को समझना है, इस पे क्वेश्चन कुछ करने हैं अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी इस तरह से नहीं जाएंगे कि आधे इलेक्ट्रॉन चले गए, पौने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3/4 इलेक्ट्रॉन चले गए, 5/7 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2/5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जब भी जाएंगे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नंबर में जाएंगे, 1 2 3 10 100 1000 मिलियन बिलियंस, चाहे जितने भी गए हमेशा कंप्लीट नंबर में जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप लिखिएगा क्या कहता है ये लॉ, देखिए ठीक है, ठीक है। द ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन, बात एक ही है। द ट्रांसफरेंस ऑफ चार्ज और व्हाट, इलेक्ट्रॉन। तुम लोग पहली क्लास करके गए थे क्या, गुड। द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और व्हाट, चार्ज फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, from one substance to another is always an integral multiple of, is always an integral multiple of electron। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में देना चार्ज, यहां सिर्फ चार्ज की बात होगी। ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में आपने क्या लिख लिया, फुल स्टॉप नीचे। हाँ नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, यही समझना है, यही समझना। जब भी वो कुछ देगा तो कुछ बैलेंस्ड कंडीशन देगा, उसमें क्या रखना है क्या नहीं। जब भी आप चार्जेस की बात करोगे ना इस तरह से रहेंगे। इसलिए देखो जब भी किसी में ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन या चार्जेस की बात करते हो, जब भी देखोगे तो हमेशा देखो ऑड इवन कुछ भी हो सकते हैं। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना ऑड है कितना क्या है, इवन है। या तो ऑड हो रहा होगा या तो क्या हो रहा होगा, इवन हो रहा होगा। चार्जेस नेचर में हमेशा क्या है,
बैलेंस है। आप समझिए, जिस पे अगर मान लीजिए किसी पे एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ओवरऑल जो यूनिवर्स का चार्ज है वो तो कांस्टेंट रहना, ये मोटा मोटा समझिए। इसलिए जब भी हम बात करेंगे तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे, जब भी इस तरह का ऑड इवन का कॉन्सेप्ट रहेगा, जब आपको लगता है कि दो में बैलेंस नहीं होगा, तो हमेशा देखना 3 सिस्टम आपको दी जाएंगे। कितने सिस्टम रहेंगे आपके पास? 3 रहेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं ही रखना है, कभी भी ये ध्यान रखना। इन केस कभी ऐसा कुछ बनता है कि अगर कुछ आएगा तो कुछ न कुछ एडिशनल कंडीशन वहां लगी हुई आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, रखना नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी इस तरह से नहीं होगा, ये यूनिवर्सल है, हमेशा ध्यान रखना। कुछ लॉ ना आपके यूनिवर्सल रहेंगे, जैसे हमने यूनिवर्सल आपको बताया कि क्वांटिटीज ऑलवेज टेक्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। दूसरा क्या है कि नेचर हमेशा चीजों को क्या करती है? बैलेंस करती है, हमेशा इक्वलाइज करना चाहेगी। जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मुझे तो बायो बहुत कम आती है, लेकिन अब ऐसे समझो कि जैसे एनर्जी आपको कैसे मिल रही है, बायोलॉजी वाले मुझे करेक्ट करेंगे, मुझे बहुत आती नहीं है, मैं बहुत क्लियर कर दूं। आपको एनर्जी कैसे मिल रही है भाई? सन से आ रही है लाइट, फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में, लीव्स में, उसके भैया स्टोव है, उसका एनर्जी बन रहा है, पूरे स्टेम के थ्रू भाई बॉडी में उसके जा रहा है, एनर्जी उसको पूरी मिल रही है। अब उस ट्री से जो भी छोटा है बड़ा कोई हो सकता है, अब ये मत समझिएगा आड़ का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, कौन खा रहा है क्या नहीं, छोटा सा कोई जानवर मान लीजिए खरगोश या कोई भी जानवर खा रहा है, रेड वगैरह जो भी है। अब उसको कोई दूसरा एनिमल, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर लास्ट में मान लीजिए कोई दूसरा, मान लीजिए शेर खा रहा है, लास्ट वाला जो कैंडिडेट है आपका क्या है, वो जो खाने वाला है, कंज्यूमर है, वो आपका लाइन है। लास्ट में जब वो आदमी भाई, जो भी शेर है, आजकल तो इंसान भी बहुत सारे जानवर खा ले रहे हैं, है ना भाई, मुर्गी खा लेते हैं, मछली खा लेते हैं, और पता नहीं डॉट 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 जो भी खा लेते हैं। जब वो खत्म होगा भाई, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा? उसको डिकम्पोज कौन करेगा भाई? बैक्टीरिया है आपके, बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो कहाँ जाएगा? डिकम्पोज होने के बाद कहाँ मिल जाएगा? उसी सॉइल में। लेकिन जब प्लांट से एनर्जी आपका बना था, तो उसी सॉइल से ही तो मिनरल्स एनर्जी गए थे उसके पास भाई। सन से तो बस लाइट ही मिली थी उसको, फोटोसिंथेसिस के लिए वो जरूरी था। तो पूरा एक साइकिल चलता है इस तरह से, एक जाएगा इस तरह, तो पूरी तरह से नेचर एकदम क्या करता है, चीजों को बैलेंस करता है, इस तरह से साइकिल चल रहा होता है। फिर इस साइकिल में अगर कहीं से कुछ ज्यादा हो गया तो चीजें इनबैलेंस हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर प्लांट्स को खाने वाला कोई और नहीं है, तो मार एकदम प्लांट ही प्लांट हो जाएंगे भाई। प्लांट को खाने के बाद जो एनिमल जो भाई है उसको कोई खाने वाला नहीं है, तो वही ज्यादा हो जाएंगे, कोई प्लांट ही नहीं बच पाएगा भाई। तो पूरा सर्कल क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा इस तरह से। इसको बोलते हैं ना फूड चेन, आप लोग कुछ ऐसे बोलते हैं मेरे ख्याल से, फूड चेन है ना, हाँ कुछ तो याद है। तो ये था, तो मेरे कहने का मतलब, जैसे हमने कहा हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ विंड्स क्या हो रहे हैं आपके? फ्लो हो रहे हैं। तो ये नेचर ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों जोन में क्या करना चाह रहा है? प्रेशर का लेवल इक्वल करना चाह रहा है। वाटर हाई से लो की तरफ फ्लो क्यों हो रहा है? ताकि दोनों तरफ प्रेशर क्या, या जो भी वाटर का लेवल क्या हो सके, इक्वल। इलेक्ट्रिसिटी की बात की, पोटेंशियल की बात की, हर जगह नेचर यही काम कर रहा है, इक्वलाइज करेगा, बैलेंस करेगा हर चीज को। जहां नहीं होगा वहां डिस्टर्बेंस आएगा किसी भी तरीके से, या तो कुछ एडिशनल कंडीशन हम लगा के उसको देखेंगे, समझेंगे, कुछ बेसिक बातें हमेशा ध्यान में रखेंगे हम लोग, फिर काम करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो क्या लिखा आपने स्टेटमेंट, क्या लिखा? द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया आपने भाई? ब्रैकेट में क्या लिख दिया आपने? चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या आपको पता है? सो नीचे लिखेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज, लिखो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, amount of charge on a body, amount of charge on a body, amount of charge on a body, amount of charge on a body is equal to क्या होगा भाई? प्लस माइनस अब प्लस क्यों लगा है, माइनस क्यों लगा है? इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल है भाई। जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस, इंटीग्रल मल्टीपल है वो। और एन की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पर एन को कहां से कहां तक लेंगे हम? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उस तरह से ले लेंगे, लिख लेना भाई। तो चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q प्लस माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा? E, वेयर एन इज इक्वल टू व्हाट? 1 2 3 एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट, ऐसे रहेंगे। चार्ज कभी इस तरह से नहीं होंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको ध्यान में रखिएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए। अब इसमें कौन क्या है ये तो क्लियर है ना, ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ई का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज से है। अगर 1 कूलम चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आए किसी सब्सटेंस पे? लिख लीजिए इसको जरा, एक छोटा सा ऐसे रिमार्क या पॉइंट करके लिख लीजिए आप, लिखिए a substance have plus 1 coulomb charge, a substance have plus 1 coulomb charge
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय इट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय व्हाट इट। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसने, तो कितने लूज किए हैं ये बताएं। करिए इसी फॉर्मूले से करिए, आप इसी फॉर्मूले से करिए। अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या है अपने पास फार्मूला भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या है भाई फार्मूला, अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू फार्मूला क्या है, प्लस माइनस एनी है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ना इस प्लस माइनस के, आप इससे साइकिल से बाहर आ जाइएगा, ठीक है। बस वहां नंबर लेकर मैग्नीट्यूड से बात करेंगे हम। Q इक्वल टू क्या होगा, N इंटू ई। Q हमें दिया है कितना कूलम चार्ज है भाई, 1 कूलम चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड रखें तो कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर में क्या होगा भाई, माइनस के 19 होगा। सो N की वैल्यू निकालनी है तो N इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 की पावर में क्या हो जाएगा, -19 कूलम। इसे सॉल्व करें, कैलकुलेशन जल्दी से करिए, बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आ जाएगा। 6.25 इंटू 10 टू द पावर व्हाट 18 आ जाएगा। इसका मतलब उस सब्सटेंस ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए भाई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब कोई इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे आ गए भाई, कोई इस बात से कंफ्यूज नहीं होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैसे हो गए, क्योंकि इसके साथ क्या लगा भाई, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 10 टू द पावर 18 है। 2 जीरो डालेंगे डेसिमल क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये फ्रैक्शन को देखकर परेशान होना। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज की अगर मैं बात करूंगा तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, फटाफट देखें कितने तरीके से आप कर सकते हैं इसको, जरा लिखिए क्वेश्चन, ठीक है ठीक है। देखो, a substance received या ऐसे लिखो, a substance have, रिसीव कहेंगे तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेंगे आप। a substance have -3.2 कूलम चार्ज, a substance have -3.2 कूलम चार्ज, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रिसीव्ड, भैया इट रिसीव्ड ही कह रहा हूं, इट रिसीव्ड। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट व्हाट रिसीव्ड या रिसीव्ड बाय इट। कितने हैं ये, कैसे निकालोगे, क्या वही से प्रोसेस चलेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या भाई, N इंटू ई, इससे निकाला जाए, या एक कूलम का मतलब आपको पता है जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। भाई एक कूलम का मतलब कितने हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। कितने कूलम चार्ज की बात की जा रही है यहाँ, 3.2 की बात की जा रही है नहीं भाई। तो एक में इतने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 3.2 में कितने होंगे, 3.2 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप उस प्रोसेस से भी जा सकते हैं, यहाँ 3.2 लिखते, n निकालना है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फिर डिवाइड करते, वहां से भी आएगा। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको पता है, तो 3.2 से डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना भाई। लिखो जरा, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा, 3.2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर में क्या आ जाएगा 18, मल्टीप्लाई कर लो, जो है आंसर लिख लो आप। बस, हाँ हाँ जो भी आ रहा, बढ़िया बढ़िया। चले भाई आगे, बस ये समझने के लिए कि 1 कूलम का मतलब आपको आइडिया होना चाहिए। अब जब आगे आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना होगा तो यही समझना, 1 एम्पियर की जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे ना, जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह करेंगे, तो मैं बताता हूँ, इसको जरा ध्यान रखना। 1 एम्पियर को अगर इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मुझे डिफाइन करना हो तो आप कैसे करते, इतना बेसिक आइडिया तो थोड़ा सा रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 कूलम करंट को आप डिफाइन कर रहे हैं, करंट की डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, पढ़ के आए हैं आप सभी। करंट इज इक्वल टू क्या होता है भाई,
अब सब इंटीग्रेटेड मिलेगा, ये मत समझिएगा अलग अलग पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट सब कंबाइंड करके पढ़ना होगा आगे हमें, ये सब ध्यान रखना। ये कंडक्टर है ए बी, इसका एक एंड ए है, दूसरा एंड क्या है भाई, ये बी है। जब मैं एक एम्पियर करंट की बात करूंगा तो आप बेसिकली ये कहेंगे कि एक एम्पियर करंट हमें तब मिलेगी भाई जब क्या होगा, चार्ज कितना, 1 कूलम कितने टाइम में फ्लो हो जाए भाई, 1 सेकेंड में, यही तो कहोगे अपनी डेफिनेशन में। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिफाइन करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने चाहिए। यहाँ होगा 6.25 इंटू 10 की पावर क्या 18, यहाँ भी क्या होगा 6.25 इंटू 10 की पावर में क्या होगा 18। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि इतने इलेक्ट्रॉन ए से बी में चले जाएं, मतलब एंड ए से एंड बी पे पहुंच जाएंगे, तब आपको 1 एम्पियर की करंट मिलेगी, या एक ही सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन इस एंड से एंटर करें, एट द सेम टाइम उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एंड से बाहर निकल जाएं, किसमें 1 एम्पियर की करंट मिलेगी हमें। मैं फिर से कह रहा हूं, 1 एम्पियर करंट आपको किस केस में मिलेगा, जब 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन आपके इस एंड पे हैं ए पे, ए से बी तक क्या किए भाई, मूव किए 1 सेकेंड में, तब आपको 1 एम्पियर करंट मिलेगी इस कंडक्टर ए बी में। या दूसरा कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस एंड पे एंटर किए एट द सेम टाइम, मतलब विद इन 1 सेकेंड उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी एंड से क्या हो गए, बाहर निकल गए। सेकेंड केस में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी सब्सटेंस मटेरियल लेंगे उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यह बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी पाइप से आपको वाटर की सप्लाई करनी है, उस पाइप में ऑलरेडी पानी है, तो जैसे ही बाहर से पानी उसमें इंजेक्ट होगा, बाहर आएगा, इनफ्लो होगा, उसका जो अंदर का पानी है तुरंत क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो सब्सटेंस मटेरियल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, कनेक्ट किया आपने, उतना ही इलेक्ट्रॉन तुरंत दूसरे साइड से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस एंड से दूसरे एंड पे नहीं, जैसे एंटर किया उतना क्या होगा, निकल जाएगा, तो 1 एम्पियर करंट हमें मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है भाई, चलिए ये लिख लिया, समझ गए हम लोग। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझ गए कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में इंटीग्रल मल्टीपल में जाएंगे, जब भी जाएंगे कंप्लीट नंबर में जाएंगे, है ना, इंटीजर के फॉर्म में जाएंगे, इस तरह समझना। यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या है, जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करेगा रिसीव करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर भाई, चले आगे बढ़े। फ्रैक्शन में नहीं होंगे कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, चार्ज में देखियो मैंने 3.2 भी बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में नहीं होगा, चार्ज आपके फ्रैक्शन होंगे। अब ये आपके देखिए प्रॉपर्टीज आप क्या है चार्जेस, ये बहुत बेसिक बातें हैं। अब सेम नेचर के चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, लाइक चार्जेस अब रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्जेस हमेशा क्या करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे, है ना भाई। चलिए अब इसमें भी आपके देखिए चार्ज क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी है और एडिटिव इन नेचर है। चार्ज पे जितना भी, जिस पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई सिस्टम है, इस सिस्टम पे कितने चार्जेस हैं, एक क्या है प्लस Q1 है, ये क्या है माइनस Q2, ये है प्लस Q3 प्लस Q4 और क्या है माइनस Q5। इस पे अगर मुझे नेट चार्ज निकालना होगा, Q नेट निकालना होगा, नेट चार्ज हम कैसे निकालेंगे, आइडिया है, ठीक है नहीं, लिख लीजिएगा। नेट चार्ज निकालेंगे तो चार्जेस का जो भी साइन है, साइन को कंसीडर करके लिख लेंगे, मतलब इसका अलजेब्रिक सम ले लेंगे डायरेक्ट, जिसके साथ पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे, जिसके साथ नेगेटिव साइन होगा नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। बहुत बेसिक बातें हैं, सब पहले से पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा ब्रीफ दे देना जरूरी है ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन। जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस 2 कूलम है, यहाँ 4 कूलम है, ये 2 कूलम है, -1 है, -3, अगर इसका हम नेट चार्ज निकालना चाहेंगे सिस्टम पे, डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे भाई, जो जितना पॉजिटिव नेगेटिव है ओवरऑल हम निकाल लेंगे क्या आ रहा है चार्ज, है ना भाई। तो सिस्टम पे जो चार्ज होगा निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम का मतलब समझते हैं आप, हाँ डिस्कस किए थे ना इसको, थोड़ा सा याद रखिए, आप लोग की आइडिया तो होगा, ठीक है भैया। जो ऑब्जर्वेशन हमारा होगा उसके बेसिस देखेंगे। फिर आइसोलेटेड सिस्टम की भी मैंने बात की होगी। सिस्टम 3 तरह के होते हैं आपके, कितने टाइप के हैं भाई, 3 बेसिकली आपने पढ़े होंगे, बाकी तो ऐसे बहुत है, मतलब कुछ कुछ ऐड करके कंडीशन बहुत सारे बन गए, मेन 3 है मेजरली, उसी पे बात होगी आपकी। सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 3। कौन कौन से हैं 3 भाई, जिन्हें नहीं पता है कॉपी के राइट साइड में लिखे, ये बार बार बात होगी। हाँ कौन कौन होता है भाई बताइए। एक होगा क्लोज सिस्टम, और होगा ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम।
आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, तीन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम और हाँ इसमें हाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में केवल एनर्जी एक्सचेंज होगा। जैसे प्रेशर कुकर का हमने एग्जांपल दिया था ना, आप उसमें कुछ भी बना लो, कुछ भी पका लो, उससे मटेरियल अंदर का उसका बाहर नहीं निकलता, बस उससे एनर्जी क्या होती है, हीट जो होती है उसकी बाहर निकल जाती है कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे। ओपन सिस्टम की हम बात करें तो मास और एनर्जी दोनों क्या होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे तो हाँ क्लियर है ना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो जब यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, इस सिस्टम के अंदर जो भी चार्जेस रखे हैं ना तो बाहर से चार्ज अंदर ऐड होगा ना ही अंदर का, ठीक। तो अब जब चार्जेस को आपस में टच, मतलब इन मटेरियल सब्सटेंस को आपस में टच कराएंगे, रब कराएंगे, इंडक्शन कंडक्शन जो भी प्रोसेस कराएं, जो चार्जेस आएंगे इससे बात करेंगे। लेकिन इसको करने से पहले आप पढ़िए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जानते हैं क्या होता है, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्टेटमेंट याद है क्या है भाई, hence the total energy of the universe always remains। किसी की रिस्पेक्ट में बात करना, हर चीज रिलेटिव है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी इवेंट्स हो रहे हैं सब कहाँ हो रहे हैं, नेचर में हो रहे हैं, यूनिवर्स में हो रहे हैं। तो सारी एनर्जी का एक्सचेंज या ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, यूनिवर्स में ही हो रहा है ना। तो यूनिवर्स का ओवरऑल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। ये भी सेंटेंस ऐड करिए, जरूरी है। इसी तरह से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन it can only be transferred from one substance to and the total charge of the universe remains। जब हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो एक बड़ा हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है। लेबोरेटरी में हम छोटे स्केल पे बात करेंगे, अपने यहाँ तो हम क्या कहेंगे उसको, आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब यूनिवर्स का छोटा हुआ, ताकि एक्सपेरिमेंटली हम चीज़ों को वेरीफाई कर लें। तो लिखना है आपको, आपके लेवल पे लिखने को आ सकता है, या मान लीजिए कहीं उसका कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, समझ गए, लिखवा दूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, समझ गए, समझ गए, डन, ठीक। तो इसको देखेंगे, इसको करते हैं। अब इसको समझने के लिए है, बहुत ज्यादा लिखने के लिए एकदम परेशान होने की उसमें ना आइएगा। जैसे मान लीजिए अब ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको पढ़े होंगे ना आप तो, लास्ट क्लास में थे, थोड़ा सा आइडिया होगा। आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें क्या है भाई, +2 कूलम चार्ज है, इसमें +3 कूलम चार्ज है, इसमें कितना चार्ज है, -1 कूलम चार्ज है। अब ओवरऑल इसका नेट चार्ज क्या होगा, इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या होगा, अगर क्यू नेट की बात करें तो क्या होगा बताइए, क्यू नेट क्या होगा, नेट चार्ज क्या होगा। नेट चार्ज के लिए हमने क्या कहा था, जो भी चार्जेस होंगे उनका डायरेक्ट क्या करेंगे, सम कर लेंगे। +2 है, +3 है और -1 है, सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा, 4 आएगा, 4 कूलम चार्ज आएगा, प्लस के 4 कूलम चार्ज, यही आएगा ना। यहां पर क्या किया, इनको इस तरह से एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में लाए या टच कराएं, जो भी कराएं। इस पे कितना चार्ज आ गया भाई, 5 कूलम चार्ज। अब आइसोलेटेड सिस्टम है तो जो यहां पर इसका चार्ज है, अभी भी यहां पर इसका नेट चार्ज कितना रहेगा, 4 कूलम भी रहेगा, ये ना घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो अब इनको आपस में इस तरह से टच कराए या रब कराए, कंडक्शन इंडक्शन जिसके भी थ्रू किए, चार्जेस इनके बीच में क्या हुए, एक्सचेंज हुए, कुछ तो हुए हैं। इस पे +5 कूलम चार्ज आ गया है, इस पे कितना चार्ज आया भाई, -2 कूलम चार्ज। तो क्वेश्चन आपका ये है कि इस पे कितना कूलम चार्ज आ रहा होगा बताओ। तो नेट चार्ज टोटल कितना है, 4 कूलम, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा भाई, +3 आया। नेट चार्ज टोटल कितना है 4, तो यहां इसका चार्ज कितना होगा, +1 कूलम आएगा भाई, +1 कूलम तो आएगा। इसको थोड़ा सा बस, ये इसलिए जरूरी है ना, अभी जब हम कूलम्स लॉ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे हमने पहले कराया था स्टार्टिंग में, जो शीट आप लोगों को दिए थे उसके क्वेश्चन जब हमने कराए, तो उसमें कई बार ऐसी बॉडी सिस्टम दिया जाएगा, मान लीजिए 2 बॉडीज हैं, दोनों पे अलग अलग चार्जेस हैं, फिर बोलेंगे उन दोनों बॉडीज को हमने क्या किया, टच कराया, टच कराने के बाद फिर से उसी सेम डिस्टेंस पे हमने रख दिया। अब बताइए उन बॉडीज के बीच में क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि चार्जेस कैसे ट्रांसफर होंगे, दोनों पे इक्वल क्या चार्जेस आ रहे होंगे, तब तक आप फोर्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए सब आना बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है तो नेट चार्ज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन सिस्टम के बीच में चार्जेस क्या होगा, जो इनके अंदर बॉडी या सब्सटेंस मटेरियल है, इनके बीच में चार्जेस क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। वही चार्जेस सेम नीचे नहीं होंगे, बदल के आएंगे, किसी में सेम रह सकता है, ऐसा नहीं कि सब में ही डिफरेंट आएंगे। हो सकता है तो केवल 2 के बीच में एक्सचेंज हो गया, इसको एज इट इज रहने दिए, कुछ भी हो सकता है XYZ। समझ रहे नहीं, कोई एजम्पशन मान के नहीं चलना है कि इसमें नहीं हो रहा होगा या उसमें नहीं हो रहा होगा। तो इस तरह से हुआ है कि इसमें +5 कूलम, इसमें -2 कूलम, तो इस पे कितना आ गया भैया 1 कूलम। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज 4 होगा, इन दोनों का सम किया कितना है, +3 आया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 1 होगा तभी तो 4 आएगा। ठीक है ना भाई, क्लियर है बात, ये समझने के लिए है बस।
बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चन है, जरा बताइए आप क्या होगा, जल्दी से बताइए आप, बहुत बेसिक बात है, बताइए सीपी कितना चार्ज आएगा, सीपी कितना चार्ज आएगा भाई, सेम आएगा, +1 आएगा, वही है, नोटिस करते रहा करिए, कभी कभी रिपीट हो जाएगा। इस केस में देखिए क्या क्या लगा है, कितनी बात से आप एग्री कर रहे हैं यहाँ पर। चार्ज और मास के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है दोनों मैटर के भाई, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज हैं दोनों, ये भी सही है। एग्जैक्ट फोर्स ऑन बॉडीज एट द डिस्टेंस, दो बॉडी जिनके कुछ मास है वो भी एक दूसरे पे भाई फोर्स कुछ न कुछ लगाएंगे, जिन पे चार्जेस हैं वो भी करेंगे। चार्जेस के केस में क्या है, चार्जेस आपके अट्रैक्टिव भी फोर्स लगा सकते हैं, रिपल्सिव भी, डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर क्या है, लेकिन मासेस हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा ना आपने, एक्सप्रेशन लिखा होगा 11th में, याद है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, F = आपने लिखा होगा G, कैपिटल वाला G, m1 m2 अपॉन क्या लिखा होगा आपने, r², फिर इस कैपिटल G की वैल्यू लिखा होगा आपने कुछ ऐसा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, माइनस है, -2 है, पढ़ा होगा। अगर न्यूटन साहब का औलाद देखें, कूलम साहब का औलाद देखें, तो दोनों एकदम सिमिलर हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो मास के कॉन्टेक्स्ट में बताए थे, ये कूलम साहब न्यूटन साहब के बहुत बड़े फॉलोवर थे। हाँ क्या हुआ, पढ़ लिया है बेटा, बहुत बढ़िया। तो मासेस में हमेशा क्या होगा, दो बॉडीज की अगर मासेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कैसा फोर्स लगेगा, हमेशा अट्रैक्टिव। चार्जेस की अगर हम बात करेंगे तो दोनों लगेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे तो मान कर चलना ये दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा चार्जेस किस नेचर के हैं, ठीक है भाई, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है। तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ये तो स्टार्टिंग में डिस्कस किए, मासलेस चार्ज को एग्जिस्ट कर सकता है क्या, नहीं, ठीक है ना भाई। मास कैन एग्जिस्ट विथ व्हाट, 0 नेट चार्ज, लेकिन कोई ऐसी बॉडी का मास हो सकता है जिसमें कोई चार्ज नहीं हो, जैसे न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई सब्सटेंस है जिसपे कोई नेट चार्ज नहीं, मास तो होगा ना उसका, डेफिनेटली होगा। और एनर्जी जिस भी बॉडी सिस्टम में है, मास डेफिनेटली होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। चार्जेस दो तो है, हाँ 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 हाँ, चार्ज है। जब भी इस तरह से कोई बात, चार्ज का मतलब जब हम चार्जेस की जब बात करेंगे तो ओवरऑल उसके हम नेट चार्ज की बात कर रहे होते हैं। जब एज ए बॉडी होल आप बात करते हो ना, तो हम नेट चार्जेस की बात करते हैं। जब इंडिविजुअल पार्टिकल को टारगेट करेंगे तो बताएंगे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे क्या है, पॉजिटिव। एज ए बॉडी होल जब बात करेंगे तो नेट चार्जेस की बात करेंगे। कुछ पूछना है क्या, थक गए क्या, बताइएगा, कुछ रिलैक्सेशन का रखा जाएगा, ठीक है ना भाई। तो नेगेटिव और क्या है भाई, पॉजिटिव चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा क्या होगा भाई, अट्रैक्शन होगा। मास क्या होगा भैया, हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं हम, इसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगेगा इसमें, जानते हैं। चार्ज, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब क्वेश्चन अच्छे करेंगे तो वहां ये मैटर करेंगे। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका क्या मतलब है मुझे बताइए, बहुत डीप मीनिंग है इसकी, आप मुझे बताएं इसका क्या मतलब है। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, हाँ, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, चाहे चार्ज आपका रेस्ट में हो, चाहे मोशन में हो, चाहे किसी भी स्पीड से मूव कर रहा हो, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मास के कॉन्टेक्स्ट में हाँ चेंज होगा, बोलते हैं इसको मास वेरिएशन फार्मूला। ये फार्मूला क्या है, इसको बोलते हैं मास वेरिएशन फार्मूला। आइंस्टीन साहब का लॉ अगर कुछ आप लोगों ने लास्ट ईयर डिस्कस किया होगा, जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें आइंस्टीन साहब का एक लॉ या छोटा सा रेफरेंस आपको मिला होगा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, पढ़ा है आपने, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, सोचना ही नहीं, आ जाओ। मास ये है कि अगर कोई बॉडी या सिस्टम जो भी है जिसका कुछ ना कुछ मास है भाई, जो काउंटेबल है, जिसको हम मेजर कर पा रहे हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट के जो ऑर्डर है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है भाई जरा बताना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, लिखा है क्या नहीं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 ×
अगर इसको समझने के लिए लिखा जाए तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब लाइट एक सेकंड में कितने लाख किलोमीटर जाती है भाई? 3 लाख। और जो लाइट की स्पीड है भाई इलेक्ट्रिसिटी, ये है करंट की भी स्पीड है। जो लाइट की स्पीड है वही क्या है? करंट की भी स्पीड होगी। लेकिन समझना, आइंस्टीन साहब इसमें ये बताते हैं कि अगर कोई बॉडी सिस्टम, पहले तो उनका यूनिवर्सल लॉ है पहला, क्या कहते हैं वो, कि नॉन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा सिस्टम या यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सके या लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सके। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है इनका। अगर किसी बॉडी सिस्टम का, इसीलिए जब हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़े होंगे आपने 11th में, पढ़ा है आपने? क्या पढ़ा था, क्या कंडीशन थी उसकी? यही था ना। इसमें ये क्या बताते हैं? ये कहते हैं ना कि किसी भी पार्टिकल के, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मोमेंटम और उसकी पोजीशन का एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब मेजर करना एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल। अगर पोजीशन को मेजर करेंगे तो मोमेंटम मिस हो जाएगा, मोमेंटम को मेजर करेंगे तो पोजीशन मिस हो जाएगी। और ये दो प्रोडक्ट आपकी इसकी इक्विवेलेंट है, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने। यहीं से आपने लिखा होगा या समझे होंगे, जैसे आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं वो न्यूक्लियस में नहीं गिरेंगे। यहीं से अनसर्टेनिटी से ही आपने पढ़ा होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरेंगे, इसका क्या बेसिक आपका कॉन्सेप्ट रहा होगा। मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा। जब इसको आप सॉल्व करते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड उसमें निकल के आती है, जानते हो कितनी? इलेक्ट्रॉन को इसमें स्पीड निकल के आती है 10 की पावर अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में। तो आइंस्टीन साहब की थ्योरी का क्या हो जाता है यहाँ पर? वायलेशन। क्योंकि आइंस्टीन साहब अपनी थ्योरी में क्या बताते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से, ये लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, तो कहेंगे ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कभी नहीं गिरेंगे। ऐसा कुछ समझाए होंगे, वहां पढ़े होंगे, नहीं समझे होंगे तब भी ठीक है, बस ये जानना था बस। हम आते हैं स्पीड ऑफ लाइट में। भाई देखिए स्पीड ऑफ लाइट क्या है भाई? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर क्या है भाई? सेकेंड है। तो इसमें ये कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से ट्रेवल कर रहा है या मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर का मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर कुछ भी हो, 1 है, 0.2 है, 2.5 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो, लेकिन जो ऑर्डर है वह यही है, तो कहते हैं उसका मास क्या होगा? वेरी करेगा। उसका मास क्या होगा भाई? वेरी करेगा। वेरी करने का मतलब अब ये रेशियो देखो V/C है, या तो देखो V क्या होगा? C के इक्वल होगा, या तो V क्या होगा? C के इक्वल होगा, या C से क्या होगा? छोटा होगा। या तो V क्या होगा भाई? C के इक्वल होगा, या तो C से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। अगर C से छोटा है ये, तो ये रेशियो 1 से कम आएगा। जब ये रेशियो 1 से कम आएगा, बहुत ध्यान समझना, जब ये रेशियो 1 से कम आएगा तो 1 में से कुछ भी माइनस करेंगे 1 से कम आएगा। सपोज करो माइनस करने के बाद आ रहा है रूट में 0.04 आ रहा है, 1 में से इस V/C² को हमने माइनस किया, आ रहा है 0.04, तो 0.04 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई? 0.2। अब किसी भी नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल नंबर से ज्यादा आएगा या कम आएगा? अरे 5/0.2 करो भाई, क्या आएगा जरा बताना, क्या आएगा? ये क्या आएगा पहले ये बताओ? 25 आएगा? ज्यादा आया कि कम आया? तो आइंस्टीन साहब ये कहते हैं कि जब कोई बॉडी या सिस्टम स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से ट्रेवल करेगी या मूव करेगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। क्या बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर इसी में आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला। स्पीड ऑफ लाइट से अगर ट्रेवल करेगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, श्रिंक हो जाएगी बॉडी थोड़ी सी, ऐसा बताते हैं। फिलहाल अपने काम का नहीं, लेकिन चूंकि मास और इसको रिलेट करके देख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कि मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा बॉडी या पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के ऑर्डर से ट्रेवल कर रहा है तो उसका मास क्या हो जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सिस्टम कैसे क्या है? ऊपर से जा रहा हो तो जान ही दीजिएगा, बस समझने के लिए है, थोड़ा सा जानते रहो, ठीक है भाई? थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कूलम्ब साहब का लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, यही तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेस है पूरा, है ना? तो कूलम्ब साहब का लॉ लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लिख लेंगे। आप लोग लिखिए कूलम्ब्स लॉ, लिखिए कूलम्ब्स लॉ। आप लोगों ने लिखा था, यहाँ से पढ़े थे आप? बस इतना ही छोटा था, तो चलो यही है बस, बाकी तो हर दिन बेसिक ही बता रहे हैं तो वही करा है।
लिखिए कूलम्ब्स लॉ, हेडिंग करें आप कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स आपका लॉ क्या कहता है भाई, देखिए लिखिए, दो चार्जेस हैं, दोनों के बीच में सेपरेशन क्या, देखो इसमें कम आता है ना पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब समझते हैं आप लोग, पॉइंट चार्जेस, एक पॉइंट, ऐसा कुछ। कूलम्ब्स आपको लगाएंगे, इसको बना लीजिए आप, दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे हैं भाई, एक नेगेटिव पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, इस पे अभी हम नहीं पढ़ रहे, बस चार्जेस Q1 Q2 हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है भैया वो क्या है, F है, सपोज करो, बना लीजिए इसको। कूलम्ब साहब का लॉ जो है लिखेंगे हम लोग, इसको बना लीजिए कूलम्ब्स लॉ, ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए आप। स्टेटमेंट क्या है इनका लिखते हैं, बना लिए इसे, बोलो, लिखिए एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acting between 2 point charges, and electrostatic force acting between 2 point charges is always directly proportional to the magnitude of the charges, is always directly proportional to the product of magnitude of the charges, is always directly proportional to the product of magnitude of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them, लिख लिया क्या, गुड, and inversely proportional to the square of the distance between them, and the direction of force is along the line joining the charges, and the direction of force is along the line joining the charges, what charges. जिन्होंने किया है बधाई हो, जिन्होंने नहीं किया है उन्हें अब बधाई हो। मान लीजिए यहाँ चार्ज क्या है भाई, Q1 है, ये चार्ज क्या है Q2, अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सब बात करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इसका एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। मान लीजिए दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या भाई, R है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा भैया, इन दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी इसी के लॉन्ग होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या तो क्या होगा, बहुत ध्यान समझना, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इन चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन एकदम, उसी लाइन के ही लॉन्ग होगा, या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, लेकिन इसी लाइन के लॉन्ग होगा। इस तरह क्लियर। तो कूलम्ब साहब अपने लॉ में ये कहते हैं तो जो इनका फोर्स है भाई, जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, इन दोनों चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है इसके प्रोडक्ट के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हाई होगा, बढ़ेगा, तो ओवरऑल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, बढ़ेगा। ठीक है भाई। फिर कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट में अपने भाई, आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं, तो ये बोलते हैं क्या कि जो फोर्स है इन चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
यही बता रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स बहुत रैपिडली क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी में हमने आपको बताया होगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ याद हो आप लोगों को, अगर आपने पीछे भी पढ़ा होगा, जब न्यूटन साहब का लॉ पढ़े होंगे ग्रेविटेशन का, तब भी ये पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हो तो मैं रिकॉल करते चल रहा हूँ, जितना जरूरी है उतना मैं रिकॉल करा दूंगा, बाकी तो आप लोग जीनियस हैं, कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, बेस में अगर आर का स्क्वायर है तो फोर्स बहुत रैपिडली क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फोर्स बहुत तेजी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर कहीं स्टेटमेंट ऐसे लिखा हुआ आता है कि कूलम साहब का लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ऑब्वे करता है, तो आप आंसर यस करोगे, है ना भाई, कर रहा है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, चार्जेस में अगर ड्रॉ करना होता तो कैसे ड्रॉ करते हो, जो लोग पढ़े मुझे बताएं। अगर चार्ज में हमें फोर्स और चार्ज में ग्राफ ड्रॉ करना होता तो ग्राफ कैसे होता, बताइए। चार्ज और फोर्स में अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना होता तो ग्राफ कैसा होता है, बताएं, जल्दी से बताएं। स्ट्रेट ही होगा, आर यू श्योर? इन दोनों लॉ को अभी हम देखते हैं, आप देख लीजिए, सोच लीजिए, फिर आएगा वही, लेकिन नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, स्टिफनेस किधर ज्यादा होगी, बीच से जाएगी, या वाई एक्सिस की तरफ थोड़ा टिल्ट होगा, या एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा टिल्ट होगा, समझना ये है। स्ट्रेट लाइन बोल देने से नहीं होगा, देखो यहाँ समझो, आप लोग चीजों को थोड़ा सा कंप्लीटनेस में सोचा करो। देखो ग्राफ ऐसे भी जा सकता है स्ट्रेट लाइन का, बीच से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। इसका कहते हैं स्टिफनेस, किसकी तरफ इसका झुकाव ज्यादा है, किसकी क्लोज है ज्यादा, ये भी तो समझना पड़ेगा भैया। इन दोनों को हम करेंगे कंबाइंड, जब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा के, या क्या लिख देंगे सीधे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन व्हाट, आर स्क्वायर। लिख लो भाई। तो फोर्स एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। डन, आगे बढ़े। अब इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलेंगे। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, लिख लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल रहे हैं भैया एप्सिलॉन जीरो, या एप्सिलॉन नॉट बोलो, जो भी बोलो, एप्सिलॉन जीरो, ये सिंबल जो हमने लिखा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सिर्फ एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे तो ये क्या है, इसका नाम परमिटिविटी ऑफ, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस के कॉन्टेक्स्ट में वो सही है, लेकिन ठीक है, कुछ आदमी थोड़ा बहुत करता रहता है। पता भी है इसका मतलब, बोल देंगे बस, बहुत डीप मीनिंग है इसकी। लिख लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू लिखते हैं, माइनस या पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखेंगे, कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना भाई। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं,
कुछ नया बताए हो तो बताओ, डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा ना, जब इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें होंगी। अब जब मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे ना, तो आएगा म्यू नॉट। तो अब यहाँ नहीं लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक बात है कि नहीं, इसको बोलते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिबिलिटी होता है, परमिबिलिटी ये होता है, यहाँ परमिटिविटी है, वो अंडरस्टूड है। सिंबल्स अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं ना, ठीक है। क्या कह रही है, एक और है। हाँ ये कितना अलाउ करें, चार्जेस जिस स्पेस में रखे हैं, जिस रेफरेंस में रखे हैं, कितना उनके बीच में फोर्स लग रहे हैं, कितना वो अलाउ कर रहे हैं कि एक दूसरे को मतलब क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकें। भाई चलो देखो, भाई लिखा इसको, ये लिख लिया, कोई दिक्कत। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इन चार्जेस को जाने, उसमें ध्यान रखना स्टिफनेस फोर्स का थोड़ा फोर्स वाले कर्व की तरफ ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक। अगर केवल चार्जेस में उससे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा। प्रोडक्ट भी करेंगे तब भी क्या होगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, इसलिए स्टिफनेस थोड़ी सी फोर्स वाले एक्सिस की तरफ क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आएगा नहीं कहीं, लेकिन अगर आ गया कहीं थोड़ा सा डीप लर्निंग ध्यान रखिए। भाई चलिए इसका लिखा हमने, लिख लिया इसका, चलिए अब वेक्टर फॉर्म में समझना है। लिखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ये खास है अपने लिए। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हेडिंग करिए, जरूरी है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन इसके पहले आप मुझे बताएं, क्या आप यूनिट वेक्टर जानते हैं? 11th में पढ़ा होगा अपने वेक्टर वाले चैप्टर में, हमने उस टाइम भी बात की थी, आज भी बात करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता ही होगा, यूनिट वेक्टर क्या होता है अभी बताओ, क्योंकि तभी ये हो पाएगा, नहीं तो फिर सही से नहीं हो पाएगा ये। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? वो तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। नहीं पता है मैं बता देता हूँ, लिखिए, लिखवा दे, यूनिट वेक्टर बता दें, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आएगा। लिखिए आप यूनिट वेक्टर, कॉपी के राइट साइड में ऐसे लिख लो, मेन स्ट्रीम में नहीं लिखना। जब मैं बोलता हूँ ना राइट साइड में लिख लो, तो एक कॉपी के राइट साइड में वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया करो, साइड में लिख लिया करो। वो एडिशनल चीजें हैं, हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा भैया, तभी आएगा बात। देखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, हैव यूनिट मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई? फिजिक्स में यूनिट का मतलब 1 से होता है, जब नंबर की बात करेंगे ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है भाई। जैसे मान लीजिए एक ऐप हमने लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1। कोई वेक्टर एक ऐप लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। जो आप बात कर रहे थे ना आई कैप जे कैप, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ये सब यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, किसके अलॉन्ग भैया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और मतलब इसका अपना कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपने पढ़ा होगा, अगर हम 2D की बात करें, सिर्फ 2D की बात करता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या भाई, वाई एक्सिस। 10th में खूब पढ़े होंगे आप लोग, उसके बाद ही तो मैथ छोड़े, 10th के मैथ पढ़ने के बाद ही तो छोड़ना पड़ा। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 2,3, सपोज करिए क्या लिखा है 2,3, है ना भाई। ये y एक्सिस है, ये क्या है आपका x एक्सिस है, तो इस x एक्सिस के लॉन्ग क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर भाई, आई कैप। y एक्सिस के लॉन्ग क्या है भाई, j कैप। नॉर्मल 2,3 लिखा है, आपको समझ में आ रहा है भैया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2,3 है, ये सब लोकेट कर लेते हैं, आप लिख ले जाते हैं। इसके अलावा जब मैं P की पोजीशन वेक्टर लिखूंगा ना, मतलब बेसिकली जब वेक्टर में लिखूंगा, इसको लिखूंगा वेक्टर OP। क्या लिखूंगा भैया, वेक्टर OP। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट डिस्टेंस, जैसे 2,3 है, इसका क्या मतलब है भाई, इसके 2,3 होने का मतलब x एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट डिस्टेंस है इसकी, 2 है, और y एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट डिस्टेंस है इसकी, 3 है। परपेंडिकुलर होता है ना ये, तो x एक्सिस के लॉन्ग कितनी यूनिट गए भाई, 2, तो यहां लिखेंगे क्या, 2 आई कैप। y एक्सिस के लॉन्ग कितना गया भाई, 3, तो यहां लिखेंगे क्या, 3 j कैप। मतलब इसी सेम पॉइंट को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, पोजीशन के फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 आई कैप प्लस 3 j। तीसरा भी पॉइंट होता तो k कैप भी आ जाता, ठीक है ना भाई, पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा ये सब।
ये सब यूनिट नॉर्मल वेक्टर हैं, ये होता है यूनिट वेक्टर। जैसे मान लीजिए इसका निकालेंगे कैसे यूनिट वेक्टर, सपोज करिए वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हुआ साहिल, गांव की याद आ रही है क्या, गांव की याद आ रही है, गांव वालों की याद आ रही है, हाँ। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है भाई, मान लीजिए ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस क्या है भाई सी के कैप है। जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं आप मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखेंगे या सिंपली ये लिखा होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम का क्या ले लेंगे भाई, स्क्वायर रूट। आई कैप का कोफिशिएंट ए है ए का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट बी है बी का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट सी है सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। फिर यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए कैप इक्वल टू क्या होता है भाई, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर ये क्या है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, दिस होल अपॉन क्या आएगा भैया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल से समझे, एक एग्जांपल से समझा है क्या इसे, बोल भाई। आइडिया रखिए हर चीज का, बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। इसको सिंपली ए भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि हमने कहा ना मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, मतलब स्केलर उसका जो भी है मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहे हैं। हर चीज को एकदम समझ कर रखिएगा तभी समझ में आएगा। क्यों विभू 11th में पढ़ा था ये चैप्टर, अच्छे से पढ़ा होगा, हो ही गया सर, जब हो जाए समझिए अच्छा ही था ठीक, लिखे इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करो कहीं लिखा है ऐसे, कोई वेक्टर ए लिखा है 3i कैप माइनस के 4j कैप, हम निकालना चाह रहे हैं ए कैप, कैसे करेंगे, पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब ए निकालेंगे, तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, जे कैप का कोफिशिएंट क्या है भैया -4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये आ जाएगा 5 सॉल्व करने पे, बस 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए कितना है भाई 3i कैप माइनस के 4j कैप, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 4, या अलग अलग ही नहीं लिख सकते हैं 4/5 j कैप, ये हो जाएगा इसका क्या यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 आएगा, बहुत क्लियर बात है ये, डन। हमें सिर्फ इतनी की जरूरत है कि इसको लिखते कैसे हैं, इतनी की जरूरत है अपने को, आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर इस वेक्टर का था, सिंपल सी बात है, ठीक है भाई, चलिए आगे, डन। अब हमने पढ़ने हैं क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, रेडी करो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसके केसेस हैं 3-4 केसेस हैं, 2-3 वही डिस्कस करेंगे हम। देखिए इन वैक्यूम की बात कर रहे हैं, अभी किसी डायलेक्ट्रिक मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, उसको अलग से लिखवा देंगे साइड में नोट करके, है ना भाई। लिखिए केस 1 व्हेन Q1 एंड Q2 इज ग्रेटर देन क्या है भाई 0, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन क्या है भाई 0 है। दो चार्जेस का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होने का मतलब पॉजिटिव है, तो कब हो सकता है, या तो दोनों चार्जेस क्या हो पॉजिटिव या दोनों क्या हो नेगेटिव, तभी तो होगा ऐसा। केस 1 में आप लिखेंगे Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन क्या है भाई 0, ये 0 तभी ग्रेटर देन हो सकता है भैया जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो नेगेटिव। तो इसका ये केस बना हुआ भाई, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, नीचे दोनों क्या है नेगेटिव, कोई एक ड्रॉ कर लो समझने के लिए, बस दैट्स इट। पॉजिटिव वाला कर लो, चाहो तो नेगेटिव वाला, एक समझा दें काम हो जाएगा। कोई एक साथ ड्रॉ कर लो भैया, कोई एक, या चाहिए कोई एक ड्रॉ कर लो, आप ऊपर वाला ड्रॉ कर लो या नीचे वाला, देख भाई चलो। अब देखिए जब दोनों में सेम नेचर के चार्जेस हैं तो क्या है, यहां पर चार्ज Q2 रखा हुआ है, ये चार्ज क्या है भाई Q1 है, ठीक है। तो ये चार्ज Q1 क्या करेगा, इसको इस चार्ज Q2 को रिपेल करेगा, अगर रिपेल करेगा तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो इसको लिखा गया क्या वेक्टर F21, वेक्टर F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, बहुत ध्यान रखना।
फिर इसका R12 लिखा गया है। R12 का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर है, आपने पढ़ा होगा। इस R12 का मतलब क्या होगा? जो लोग जानते हैं वो बता सकते हैं। R2 माइनस क्या होगा भाई? R1। इसका मतलब इस केस में ये है कि R2 हमारा ये जो सेकंड वाला चार्ज है ये हमारी फाइनल पोजीशन है, ये जो फर्स्ट वाला चार्ज हमारी इनिशियल पोजीशन है। ये पोजीशन वेक्टर पढ़ा है आप लोगों ने 11th में, आइडिया होगा या अलग से बता दूं इसको? इसे भी बता ही दीजिए। जैसे बार बार पीछे आना पड़ेगा, मैं बताता हूं, आप समझ जाएंगे जल्दी से, बहुत जल्दी बता देंगे। देखिए पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा, आइडिया रखिए, स्टार्टिंग में सब बता रहे हैं, बाद में आप लोग सब रिकॉल करके रखिएगा, जहां भी जरूरत पड़ी बहुत फ्रीक्वेंटली इसको हम लोग यूज कर लेंगे। भाई देखिए, मान लीजिए कोई पॉइंट P है, इसका जो भी पोजीशन वेक्टर है, सपोज करिए O है, जो वेक्टर है मान लीजिए A है, ये X है, ये क्या है भाई? तो पोजीशन वेक्टर आप अगर P लिखना हो मुझे, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू लिखेंगे, मतलब वेक्टर OP होता है। वेक्टर OP क्या हो जाएगा? वेक्टर A। सपोज करो यहां पॉइंट कोई Q भी है, इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या है भाई? वेक्टर B है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ हो जाएगा वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर B हो जाएगा। अब हमें निकालना है PQ। क्या निकालना है भैया? PQ, मतलब हम कहां जा रहे हैं? P से। तो इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? P, फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? Q। जब कहीं लिखा है वेक्टर PQ, वेक्टर क्या लिखा है? PQ, इसका मतलब क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो P हमारा इनिशियल पॉइंट है, Q अपना क्या है? फाइनल। तो Q माइनस क्या करेंगे? Q का पोजीशन वेक्टर क्या है भैया? B है, और P का पोजीशन वेक्टर क्या है? A है। तो वेक्टर B माइनस क्या हो जाएगा? वेक्टर A हो जाएगा। इसी तरह से अगर कहीं लिखा होगा ना, जैसे R12, इसका मतलब क्या होगा? 1 से हम 2 पे जा रहे हैं, वेक्टर R2 माइनस क्या होगा? वेक्टर R1। R21 कहीं लिखा होगा, इसका मतलब क्या होगा? 2 से 1 पे आ रहे हैं, वेक्टर R1 माइनस क्या होगा? वेक्टर R2। जब दोनों का मॉड लेंगे ना, मॉड मैग्नीट्यूड, वेक्टर R12 ये वेक्टर R21 के क्या आएगा भैया? इक्वल आएगा। इसको आप सिंपली R भी लिख सकते हैं। बस ये डायरेक्शन के लिए है कि वेक्टर R12 वेक्टर R21 ये लिखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों क्या आएंगे? ये सेम आएंगे, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, बट डायरेक्शन दोनों के क्या है? अपोजिट है। क्लियर है? लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं कि नहीं हम तो इसके इक्वल लिखेंगे, तो क्या होगा भाई? तो वेक्टर R12 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ वेक्टर R2। दोनों को इक्वल लिखना ही चाहते हैं तो ये होगा। और फिजिक्स में जहां कहीं भी नेगेटिव साइन आ जाए, आप मान लीजिए ना, हमेशा क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। मतलब दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की बात कर रहे हैं, एक के अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा है। मतलब अगर एक का डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो दूसरे का क्या है? बैकवर्ड है। एक का नॉर्थ डायरेक्शन में है तो दूसरे का साउथ डायरेक्शन में। इज दैट क्लियर भैया? अगर नहीं आइडिया है तो कॉपी के राइट साइड में फटाफट लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। अदरवाइज चले बात करें भैया, अब तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ थे, तो ये है R12। R12 का मतलब 1 से कहां मूव कर रहे हैं हम? 2 पे आ रहे हैं। फोर्स लिखेंगे F21, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिख रहे हैं? R12। बहुत ध्यान देखना। तो जब मैं F12 लिखूंगा या F21 लिख रहा हूं, देखो जब मैं F21 लिख रहा हूं, इसका क्या मतलब है? फोर्स ऑन F21 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू चार्ज फर्स्ट। F21 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन क्या होगा? R स्क्वायर। नीचे R स्क्वायर था ना कूलम्ब्स लॉ में, R का मतलब मैग्नीट्यूड है ये, लेकिन यहां क्या लिखेंगे? R12। क्यों? क्योंकि कहां जा रहे हैं भाई? 1 से हम जा रहे हैं 2 पे, तो 1 हमारा इनिशियल है, 2 क्या है? फाइनल। यहां लिखेंगे R12 का कैप। R12 का क्या है? ये कैप। ठीक है। फिर इसी कैप को अगर हमने हटाया होगा तो लिखा होगा, आप याद हो तो, वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होगा? R क्यूब, और यहां क्या होगा? R12 का वेक्टर।
ये कैसे आ गया भाई, मैं साइड में बता दे रहा हूं, क्योंकि r12 का कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर r12 अपॉन क्या होगा, सिर्फ r होगा। अभी पीछे पढ़े ना हम लोगों ने कि a कैप इक्वल टू क्या होगा भाई, वेक्टर a अपॉन a होगा। तो r12 का कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर में r12 अपॉन r होगा। तो हमने लिखा वेक्टर में r12 अपॉन r, ये r स्क्वायर पहले से था तो r स्क्वायर इंटू r क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। लिख लेंगे इस तरह से, कोई प्रॉब्लम, नोट करिए जल्दी से, ये सारी चीजें लिखनी आनी चाहिए। लिखा भाई। दूसरा क्या लिखा है, F12, दूसरा क्या लिखा भैया, F12। F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा भाई। अब लिखेंगे कैसे भाई, 1/4 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो वही रहेगा। लेकिन अब कहां से कहां रहे हैं, सेकेंड से फर्स्ट पे देख रहे हैं ना हम, तो यहां क्या लिखेंगे, r21 का कैप लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना होता तो क्या होता है, ये इसको इस तरह से लिखते तो क्या होता, 1/4 Q1 Q2 अपॉन क्या होता भाई, r का क्यूब, और यहां क्या लिखते हैं हम, r21 का वेक्टर, ये लिखा जाता, यही होता ना, ठीक। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड में कह रहा हूं सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्या सही है, मैग्नीट्यूड सेम क्यों होगा, चार्जेस सेम है, क्योंकि जब हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं ना, तो कूलम्स लॉ की जब आप बात करते हो तो ये म्यूचुअल फोर्सेस है ना हमारे, दोनों पे एक दूसरे पे लगेंगे, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन होता है, आप जानते हो। हर एक एक्सप्रेशन में Q1 इंटू Q2 आ रहा है, इसमें भी Q1 इंटू Q2 आ रहा है, यहां भी r स्क्वायर आ रहा है, यहां भी r स्क्वायर आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, बट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। एक का उस साइड में आउटवर्ड है, दूसरे का इस साइड में आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड में, दूसरे का क्या है भाई, राइट साइड में है। क्लियर है ना ये बात, देखिए। तो यहां से आप लिखते हैं कंक्लूजन में, रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि वेक्टर F12 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का वेक्टर F21। ये आ कैसे गया, अगर लॉजिकली समझें तो कैसे होगा, मैंने पीछे बताया ना अभी, देखो देखो भाई, अभी हमने लिखा कि वेक्टर R12 इक्वल टू क्या होगा, माइनस के वेक्टर R21 होगा कि नहीं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में देखिए क्या है, यहां ये एक्सप्रेशन यहां से यहां तक सेम है, देखिए यहां से यहां तक दोनों में सेम है, ये और ये दोनों क्या है भाई, सेम है। डिफरेंस कहां आ रहा है, सिर्फ यहां R12 लिखा है, यहां क्या लिखा है, R21। पीछे हम पढ़ रहे हैं क्या कि R12 इज इक्वल टू क्या है भाई, माइनस ऑफ R21। किसी एक्सप्रेशन में रख देंगे तो समझ में आ जाएगा भैया, F12 किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ F2। जैसे प्रूव करने का आ गया है ना कि म्यूचुअल है या पेयर ऑफ एक्शन रिएक्शन है, तो आप यही सब करके दिखाओगे कि प्रूव दैट व्हाट, कूलम्बिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज व्हाट, पेयर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो उसको इसी फॉर्मेट में प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात, एकेडमिक लेवल पे भी थोड़ा फोकस करिएगा, क्वेश्चन इजी नहीं आ रहे हैं। आप लास्ट ईयर जो पेपर आया, इस बार जो पेपर आया, लोगों के होश फाख्ता हो गए, मतलब होश उड़ गए, इस तरह से बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी थोड़ा सा समझदारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। डन, ठीक है, लिखा है, लिख लिया भाई इसको। तो वेक्टर F12 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर F2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अब मान लीजिए ये हो गया भाई, चलो अब मान लीजिए दोनों का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब क्या आएगा, इसका मतलब दोनों में ऑब्वियस सी बात है, एक पॉजिटिव है, क्या है, अब ध्यान समझना, अब यहां समझना गुड़िया, किसके रिस्पेक्ट में लिखना है ये देखना है। अब देखो आएगा वही, इस केस में वही आएगा, अब यहां देखना, तुम उसी की बात कर रहे थे ना, दोनों सेम चार्जेस है, तब इस केस में देखो, देखो गलती कहां हो रही, समझना आप। देखो विनोद, इसमें नाम किसी का विनोद नहीं है ना, मेरा कहने का एक वो रहता है, नाम चूंकि सबका थोड़ा रहता है तो विनोद विनोद बोल देते हैं, मत सोचना मेरी तरफ देख रहा था विनोद का ठीक है ना, करेक्ट करना उसको भाई। देख भाई ये, हाँ हाँ, तो ये बताओ ना, हम उसकी बात की है तो हाँ, ये देखो एक पॉजिटिव है, क्या है भाई, नेगेटिव है। मान लीजिए पॉजिटिव, ये क्या है, एक
नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव एक क्या है, ये हम लगा रिलेटिव है ये सब कॉन्सेप्ट, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है देखना पड़ेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में कैसा फोर्स लगेगा भैया, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा नहीं। अब बताओ जब इसके कारण इस पे फोर्स की हम बात करेंगे तो फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ, अंदर। तो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट क्या लिखेंगे, F21, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, यही है ना डायरेक्शन अंदर की तरफ। तो वेक्टर F21, जब हम सेकेंड के कारण फर्स्ट पे फोर्स की बात करेंगे तो इस पे भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा भाई, अंदर की तरफ ही होगा ना, ठीक है ना भाई। तो इसको क्या लिखेंगे, F12, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू व्हाट, सेकंड चार्ज। F12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। लेकिन ये अट्रैक्टिव है तो दोनों के डायरेक्शन अंदर की तरफ होंगे, इनवर्ट डायरेक्शन में। लेकिन अभी भी अपोजिट ही है, अभी भी क्या है भाई, अपोजिट है, लेकिन अब अंदर की तरफ है, इन्वर्टेड है। अब जब मैं लिखूंगा क्या भाई, वेक्टर F12 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, वेक्टर F12। तो F12 में ध्यान समझना है, F12 की जब मैं बात किया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गलती कहां हो रही है ना आप समझ जाएंगे, आप गलती नहीं होगा कभी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रहेगा। यहाँ R12 क्यों लिखा गया, R12 क्यों लिखा गया, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूं फोर्स ऑन व्हाट, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू व्हाट, ये भी बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू व्हाट, सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन व्हाट, फर्स्ट चार्ज ड्यू टू व्हाट, सेकेंड चार्ज। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ R12, पीछे मैंने डिस्कस किया क्यों लिख रहा है, ऐसा क्यों लिख रहा है बताओ जरा, समझ में आई बात। क्योंकि अब हम जरूर देख रहे हैं इसको कहां, फर्स्ट पे देख रहे हैं सेकेंड के कारण, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सेकेंड के साइड है। तो क्या लिखेंगे, R12 ही लिखेंगे। बात समझ में आया क्यों लिखा गया ऐसा, भले हम देख रहे हैं फर्स्ट पे सेकेंड के कारण, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सेकेंड वाले चार्ज की तरफ है ना, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, R12। फिर जब सेकेंड के लिए लिखेंगे भाई, फर्स्ट के कारण जो चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ R21 का, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। जब डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो चीजें अपने आप क्या हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ क्यों लिख रहे हैं मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो F12 की केस में भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ R12 का कैप क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब फाइनल पोजीशन हमारी क्या हो रही है 2, इनिशियल पोजीशन अपनी क्या हो रही है 1। क्योंकि जब मैं इसके कारण इस पे फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है भाई, उस साइड है कि नहीं। तो जब उस साइड जा रहा हूं तो डेस्टिनेशन हमारा कहां होगा, इनिशियल हमारा कहां होगा, ये यहां क्या लिखेंगे, क्लियर। फिर जब F21 लिखेंगे तो भाई सेम इसमें भी वही हो जाएगा, अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो सेम नेचर के होंगे तो अपोजिट आ रहा है, दोनों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, क्लियर है बात अपनी। इस केस में वही रहेगा, इन दोनों को अलग अलग लिख लेना, कहीं कुछ आता है तो अलग से लिख लेना, ठीक है भाई। लिखा इसको, लिख लिए, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में होगा इन ऑल द केसेस। अगर जनरल वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, लिखो इन जनरल वे, लिखो इन जनरल वे वेक्टर F इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या है भाई R स्क्वायर, यहाँ R का क्या हो जाएगा कैप, या लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू, पॉजिटिव नेगेटिव के रिस्पेक्ट में कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, सबके लिए कॉमन लिख रहे हैं, वो डायरेक्शन अंडरस्टूड है। ये केवल इन केसेस के लिए, दो चार्जेस हैं, हम मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात कर रहे हैं, चार्जेस के नेचर की बात ही नहीं कर रहे हैं। इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। इनके बीच का सेपरेशन क्या भाई आ जाएगा ये, तो ये लिख लेंगे या तो ये लिख लेंगे, जनरल वे में इस तरह से लिखेंगे इररिस्पेक्टिव इस पे क्या चार्ज है। बहुत जनरल वे में लिखना होगा तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है भाई, सब आइडिया रखेंगे। 1 2 AB कुछ सफिक्स दिया है तो यूज करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। जनरल वे में बात कर रहा होगा तो इस तरह से समझ लेंगे, दैट्स इट, ठीक है भैया। चले आगे, डन। हर चीज लिखना आना चाहिए तभी फिर ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। इसमें एक आपका रह गया वो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया रखिएगा। कैसा फोर्स होता है, एक्ट्स बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टिंक्ट हो जरूरी नहीं, सेम नेचर के चार्जेस हो सकते हैं।
मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इक्वल आएगा, बहुत क्लियर बात है ये। एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, चाहे चार्जेस सेम नेचर को हो चाहे अपोजिट नेचर के, हमेशा फोर्सेस क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेंगे, ये समझ गए हम लोग। व्हाट एक्शन एंड रिएक्शन का पेयर होगा भाई, जो जितना करेगा दूसरा उस पे है। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है, जब फोर्सेस किसी पर्टिकुलर लाइन के अलोंग लगेंगे ना, ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। जब फोर्सेस क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर लाइन के ही अलोंग लगेंगे, या तो इनवर्ड डायरेक्शन में या तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ठीक, एक्ट्स अलोंग द क्या दिया है, लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये तो डेफिनेशन में लिख लिया था हमने। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस लिखा था ना कूलम्ब साहब के लॉ में ही। डिपेंड्स ऑन द क्या दिया है, मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। अब यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आएगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक छोटा सा मटेरियल है, उसको बताकर फिर इसके क्वेश्चन वगैरह जो भी है हम लोग आगे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जिन्होंने किया होगा फिजिक्स से नेक्स्ट क्लास में चाहो तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज आपने पढ़ा ही है, देखा ही था। हम लोग सब डिस्कस करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन कर लेंगे, इसके जो भी है सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। आज के दिन में, आज के सफर में इतना रखते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह जो स्टार्टिंग में हम लोग किए थे उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके डन, ठीक है भाई, थैंक यू फॉर द डे।